हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 15th वीडियो है। अच्छा, अब मैं आपसे ही कहूँगा कि देखिए स्टूडेंट्स, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 5th वीडियो लेकर आया हूँ सीरीज़ का। तो ये एक सब्जेक्ट का 5th वीडियो है। आप समझिए इस बात के लिए कि मैंने देखिए आपको कितना डिटेल में पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी तक नहीं छोड़ी हैं। तो शायद इसीलिए नहीं छोड़ी हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके लिए देखिए एडीपीओ में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब थोड़े से शायद कम आए क्योंकि अब उनका पैटर्न चेंज हो गया है। तो वो जीके वाले पोर्शन में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा 2-3 नंबर का, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहले था ये 15-20 क्वेश्चंस वाला पोर्शन। तो अब जो लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही पीएससी ने अपना एग्ज़ाम प्लान घोषित किया है, जिसका वीडियो भी मैंने डाला है। टोटल पूरी जानकारी, टोटल जितनी भी जानकारी है वो सब मैंने उस वीडियो में दी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अब जो है शायद 2-4 क्वेश्चंस आएंगे एडीपीओ में, लेकिन सिविल जज में तो आएगा पूरा 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस तो पूरे कंप्लीट करना ही पड़ेंगे। और एडीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए देखिए उसमें 2-3 चीज़ें ही हैं, बस ज़्यादा नहीं हैं। तो वो भी विधानसभा, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ऐसे ही 2-3 चीज़ें हैं, बस ज़्यादा नहीं है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं बोलूँ कि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं ये वीडियोस सारे आपके लिए बनाता रहूँगा। इसलिए आप तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर वशिष्ठ लॉ क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस देख कर अच्छी तैयारी कर लीजिए बस। और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं बस उनमें ही सेलेक्ट होकर बताइए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं देखिए आगे का। जैसा कि मैंने 4th पार्ट तक आपका कंप्लीट कराया था पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के 4th वीडियो में। अब हमारा 5th पार्ट स्टार्ट होता है। भाग 5 संघ देखिए क्या है, द यूनियन। अब इसका देखिए चैप्टर 1 क्या है, द एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी क्या, कि जो भी हम पढ़ें उसके देखिए आप आर्टिकल्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हैं। क्या आए हैं कि आपका जो भाग 5 है वो कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, ठीक। तो ये आप नोट करिए, ये हमारा भाग 5 संघ है 52 से लेकर 151 तक। जो हमारा पार्ट 5 है ये हमारा 52 से लेकर 151 तक, पार्ट 5, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें यदि देखिए कार्यपालिका, तो कार्यपालिका हमारी आ जाती है। देखिए पेजेस टर्न करिए, आप देखते जाइए बाकायदा, मैं गलत तो नहीं बता रहा, कहीं देख लिए, चेक करिए जल्दी। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका आपको मिलेगी 52 से लेकर 78 तक आपको ये वाला अध्याय मिलेगा कार्यपालिका का। तो ये भी इसी तरीके से नोट कर लीजिए कि कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक है। कौन सी कार्यपालिका? संघ वाली, ध्यान रखिए, क्योंकि हम संघ के प्रावधान पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या है देखिए, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस इतना सा आर्टिकल 52 है। तो आर्टिकल 52 यदि हम ध्यान रख लेते हैं, 52, 5 और 2 नंबर जो हमें ध्यान रखना है, बस ये यदि हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे 2 आर्टिकल्स हमें और मिल जाते हैं। एक छोटी सी ट्रिक आपको स्टार्टिंग से ही मिल रही है। क्या? 52 देखिए, आर्टिकल 52 में है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यदि आपको देखिए, अब मैं बताऊँ आपको, आपके लिए बचपन से याद है, शायद बचपन से इस चीज़ पे है हमारा कि नेग जो होता है ना, देखिए 11 रुपये का नेग प्लस 101 रुपये का नेग, जब थोड़ा सा और किसी को ज़्यादा देना तो 101 रुपये दे देते हैं, अदरवाइज 11 रुपये पंडित जी को दिए और ठीक है ना। तो ये 11 और 101 जो है, ये नंबर्स हम थोड़ा सा इसके लिए बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं, तो इन पे लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता। तो हम क्या करते हैं कि इसी में 52 में हम 11 ऐड कर देते हैं, तो हमें कुछ मिलेगा वहाँ से। ये देखिए 52 + 11 हमने किया तो ये हमारा हो गया 63। अब 63 आप पेजेस टर्न करिए,
पेजेस टर्न करिए। 63 आपको मिलेगा भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप भूलोगे नहीं, अब आप नहीं भूलोगे। बाई चांस स्लिप हो गया माइंड से कि उपराष्ट्रपति किस में है, तो आपको राष्ट्रपति तो याद है ना 52, उसी में 11 ऐड करोगे तो आपको 63 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, अब इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी 101 रुपये वाली, तो 101 यदि आप 52 में ऐड कर देंगे, 101 ऐड किया तो ये आपको मिल जाएंगे 153। अब ये 153 पेजेस टर्न करिए, मैं तो बता ही दूंगा। आप देखिए अपनी बुक के पेजेस पलटिए, बुक जितना आप पेजेस पलटोगे ना उतना बुक आपको पहचानेगी, आप बुक को पहचानोगे, उसके अक्षर आपके दिमागों में बैठेंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे उसके अक्षर। ये समझिए 153 देखिए राज्यपाल मिलेंगे आपको, पेजेस टर्न करिए, ये देखिए राज्यों के राज्यपाल, ये तीन ही तो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं हमारे। कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। तो ये हमें गवर्नर्स मिल गए 153, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्य, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल। अब इन तीनों के बारे में एक तो हम पढ़ चुके हैं 52, ठीक, 63 और 153 हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 52 के बाद पढ़ते हैं 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 53 आपको आया है एग्जाम में, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आया है, जितना आया है उतना ही हम पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, बस यही प्रश्न पूछा गया था, यही क्या कि संघ की, ध्यान रखिए संघ की, राज्य की नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शंस कैसे आएंगे देखिए, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो आपको टिक लगाना है किस पर? राष्ट्रपति पर। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, ये सब पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। 54 में आइए 54 क्या है देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन को देखिए, हम निर्वाचन को हम चुनाव भी कहते हैं ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव, च से चुनाव, चा से 54। अरे वाह, ऐसे याद हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कोई कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है और आप भूल रहे हो, याद है तो बेहतर है। हर वीडियो में बोलता रहूँगा, जितने वीडियो मेरे 100-200 वीडियोज़ आ जाएंगे सब में बोलूँगा याद है तो बेहतर है। शार्प माइंडेड स्टूडेंट बहुत बेहतर है, लेकिन भूल गए तो क्या करोगे? एग्जाम हॉल में तो टिक तुक्का थोड़ी लगाना है, हमें किसी न किसी ट्रिक से ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? 53, 54, 55, 56। अब तब दिमाग में क्लिक करेगा थोड़ा सा कि वशिष्ठ सर ने एक ट्रिक दी थी कि चा से 54 और चा से चुनाव। तो ध्यान रखिए, ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो है आपका 54 में, ठीक। 54 में इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए एक चीज़ आप लोग, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता। देखिए हिंदी से कुछ नहीं होता, आपको तो बड़ा पद चाहिए। आप इंग्लिश वाले यदि कोई हिंदी की ट्रिक अपना के आंसर क्लिक कर रहे हो, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि 3 में से 3 किस आधार पर लेकर आए हो, 1 में से 1 किस आधार पर लेकर आए हो, कोई नहीं पूछने वाला, आपका आंसर सही होना चाहिए। ऐसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको भी ध्यान रखना है, इंग्लिश की जो भी ट्रिक आपको मिलेगी उसको आप उसी तरह ध्यान रखना जिससे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रखेंगे। दोनों के लिए ये बातें हैं, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव वाली बात आ गई, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मीन्स देखिए 2 सदन कौन से होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मीन्स सांसद, लोकसभा के भी सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधायकगण, ठीक होंगे। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें ये क और ख वाली बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए इसमें विधानसभाओं लिखा हुआ है, विधानमंडल नहीं लिखा। विधानमंडल में तो देखिए क्या होता है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और पूरा विधानमंडल यदि कहें तो उसमें राज्यपाल भी शामिल है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके लिए, लेकिन चूंकि सामने बात आई है तो वो थोड़ा आपको क्लियर करते चल रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी नाम से आया था बस, ठीक है। तो चासे चुनाव, चासे 54, 55 देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन
की रीति। तो ये 54-55 नंबर आपको अच्छे से ध्यान हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ये दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा कि पहले चुनाव होगा, उसी के बाद तो उसकी रीति होगी, उसी के बाद तो उसका तरीका होगा। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तभी तो होगा जब उसका इलेक्शन होगा। तो इसलिए 54-55 एक साथ आप ध्यान रखिए क्या है, देखिए उसका तरीका ये आया है। देखिए एग्जाम में पूछा गया, ये तीनों एग्जाम 53, 54, 55 ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए 55 देखिए, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। देखिए यूनिफॉर्मिटी होगी। एज फार एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इसमें कोई किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, इसमें एक रूप होगी राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में, स्केल में जो उनका। तो इसमें कोई, ठीक है, हमें एक रूपता वाला लाइन अंडरलाइन करना है कि यूनिफॉर्मिटी होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता, समस्त एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए। अभी एक रूपता का भी देखिए ये दिया गया है कि किस प्रकार से एक रूपता होगी। तो उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है इसमें के लिए, संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। कैसे? किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे। ये विधानसभा के लिए आ रहा है। देखिए पहले कि विधानसभा का जो विधायक है वो जब वोट देगा राष्ट्रपति के लिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। देखिए क्या है कि उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में, जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या से भाग देने पर आए। सोचिए ये उसकी वैल्यू होगी। मींस देखिए वोट की वैल्यू, तो आप समझिए इसे कि ये उसकी वैल्यू है V, राइट। V से हम डिनोट करते हैं उसे। अब V इज इक्वल्स टू, देखिए क्या लिखा है कि उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को, मींस पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, ठीक, किससे डिवाइड करना है इसमें हमें? इसमें डिवाइड करना है, देखिए उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या से भाग देने पर आए, और 1000 के गुणित भी लिखा है तो इसमें आ जाएगा किससे? उस जनसंख्या को विधानसभा के, मतलब विधानसभा में क्या होता है? देखिए एमएलए होते हैं, ठीक है। अब एक राज्य में कितने एमएलए हैं, एक स्टेट में कितने एमएलए हैं, तो टोटल आ जाएगा। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ MLAs इंटू 1000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की जनसंख्या में से उन्हें डिवाइड कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमें उस एक विधायक के, एक MLA के वोट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक। एक छोटा सा फॉर्मूला है। आगे देखिए तीसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ये ज़रूर पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमण, एक बार ही देना है वोट, चेंज नहीं करना फिर उसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट
बैलेट, ये ध्यान रखिए, गुप्त रखा जाएगा, बाद में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसने किसको वोट दिया। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। ये हमारा 55 थोड़ा सा लंबा था हमारा आर्टिकल। ठीक है, इनमें से 2 प्रश्न जो बनते हैं वो हमें समझ में आ चुके हैं, 2 से तीसरा नहीं बनता। 56 देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि। 56 राष्ट्रपति की पदावधि क्या है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, सभी को पता है 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति, ठीक है, का पद धारण करते हैं, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकेगा अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। दूसरा, संविधान का अतिक्रमण करने पर, अंडरलाइन कर लीजिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में, अब आगे जब हम पढ़ेंगे अभी 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो अब किस आधार पर? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ठीक, ये दूसरा है हमारा कि किस तरीके से उनकी पदावधि कम हो सकती है। तो ये कि बीच में यदि उन्होंने ऐसा करा, 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में संविधान का कोई अतिक्रमण किया है तो महाभियोग लाकर उन्हें हटाया जा सकेगा। तीसरा, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारी पोस्टों में हमें मिलेगा। जब तक, देखिए, वो पद खाली थोड़ी रहेगा, वो पद रिक्त नहीं रहेगा, वो तब तक उस पद पे बने रहेंगे जब तक कि कोई दूसरे नहीं आ जाते। हालांकि ऐसा होता ही नहीं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तब हमें स्पष्ट और पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर तो देखिए पहले ही निर्वाचन हो जाता है और जैसे इनका कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद इनको दूसरे राष्ट्रपति जी को बना दिया जाता है कार्यकाल खत्म होने के बाद। अब आती है देखिए बात कि इसका जो सेकंड है, देखिए 56 का 2, क्लॉज 2, अभी जितने हमने पढ़े क्लॉज 1 में पढ़े, ठीक, क्लॉज 2 में जो लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि इसका देखिए खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना, उपराष्ट्रपति को जो वो त्यागपत्र दे रहे हैं ना खंड 1 के क में हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, तो वो देखिए इसमें क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना, आगे बढ़ते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए, उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न है और आपका प्री में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पदावधि वाली बात देखिए मेंस में तो आना नहीं है सिविल जज को, लेकिन हाँ इतना है प्री में और इंटरव्यू में जरूर पूछ लिया जाता है कि देखिए जो उपराष्ट्रपति को उन्होंने त्यागपत्र दिए, आपकी देने वाली बात है, तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी? तो वो सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, एनी रिजाइनेशन एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए of the proviso to clause 1 shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people, मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत, ध्यान रखिए, तुरंत सूचना दी जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष को। उसके बाद आती है देखिए 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57, अब देखिए हमें हेडिंग से ही कुछ समझ में आ गया, पुनर्निर्वाचन के लिए मतलब फिर से निर्वाचन के लिए पात्रता, बस। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि एक बार राष्ट्रपति यदि बन जाए तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, याद रखना पड़ेगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। 35 इयर्स किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा का सदस्य, ये अंडरलाइन कर लीजिए, 35 वर्ष भी अंडरलाइन कर लीजिए। भारत का नागरिक होना तो सबको ही पता है, देखिए वो कोई भी टिक लगा देगा। ठीक, लेकिन 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, मतलब is qualified for election as a member of the house of the people। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए
ध्यान रखिए, निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। ये अंडरलाइन करने वाली बात है क्योंकि हम आगे कुछ चेंज भी देखेंगे, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है कोई व्यक्ति, अब बात आती देखिए कोई व्यक्ति, दूसरा कि और क्या शर्तें हैं देखिए, तो और शर्तें हैं इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें, तो लाभ का पद धारण करता है तो फिर पात्र नहीं हो। कोई भी, अब जैसे आप राष्ट्रपति बन रहे हो तो आपके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार में से किसी के नियंत्रण में हो या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई भी लाभ का पद हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 58 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं हम देखिए 59 पर, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब देखिए क्या है 59 में, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के किसी विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। कुल मिलाकर देखिए इन अ नटसेल, राष्ट्रपति सांसद नहीं होगा, ठीक है, मतलब जब पद ग्रहण कर रहे हैं तब ना कोई विधायक होगा, देखिए चुने इन्हीं में से जाएंगे। अब देखिए रूलिंग पार्टी जो है वो अपने इन्हीं में से चुन लेती है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। बहुत देखिए रेयर केसेस में जब हुआ है जबकि इनमें से किसी को नहीं चुना, ठीक। बाकी का तो देखिए, बाकी का वो अपने सांसद अपने विधायक में से ही चुन लेते हैं। तो अब हमें समझना क्या है, सिर्फ हमें समझना ये है कि यदि जब वो पद ग्रहण करेंगे तब वो, उसका मतलब यदि सांसद हैं तो वो अपना उसमें रिज़ाइन दे देंगे, वहाँ से विधायक हैं तो रिज़ाइन दे देंगे, वो उस समय पद ग्रहण के समय कोई भी पद उनके पास नहीं रहेगा। तो वही चीज़ तो हम ऊपर पढ़ चुके, कोई लाभ का पद धारण ना करे, तो इसलिए ध्यान रखिए ये इसमें लिखा हुआ। दूसरा वही चीज़ फिर रिपीट किए, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ना सांसद रहेगा ना विधायक रहेगा, ये मान लिया जाएगा कि उसी दिन से उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति बिना किराया दिए, बिना किराए दिए, ये सिर्फ पढ़ने के लिए पूछा कहीं नहीं जाना। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो कि दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल में ही तो ये दिया गया है। देखिए वेतन और भत्ते और इससे संबंधित प्रावधान याद करिए, मैंने शेड्यूल इसलिए तो पहले पढ़ाई है। सेकंड शेड्यूल में लिखा है ना सबसे पहले ही, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आपके उपबंध, प्रोविजंस एज टू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, उसी में आपके सैलरी और अलाउंसेस वगैरह सारी जानकारी उसी में दी गई है। तो वही चीज़ में लिखिए, सेकंड शेड्यूल में निर्दिष्ट है, हकदार होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उनके जो देखिए उपलब्धियां और भत्ते जो है उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये नोट कर लीजिए, कम नहीं किए जाएंगे, बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन वाला वर्ड एक बार कभी आ जाता है, परिवर्तित, तो थोड़ा सा ये समझना है हमें, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। हमें तो एग्जैक्ट हमें ध्यान रखना है कि कम नहीं किए जाएं, क्योंकि परिवर्तन मीन्स तो कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, तो परिवर्तन वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आप उसमें सिर्फ कम नहीं किए जाएंगे ये वाला ध्यान रखिएगा, कम, ये ध्यान रखिए। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये ध्यान रखिए, कम नहीं किए जाएंगे। बस इतना मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आ चुके हैं प्रश्न से, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 60, आर्टिकल 60 के बारे में देखिए, आप लोगों को जब मैंने एक क्लास में बताया था पहले, आई थिंक सेकंड क्लास में होगा शायद, या मुझे लगता है आर्टिकल नहीं फर्स्ट था, फर्स्ट वीडियो में था कि कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आ गए थे। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसका फर्स्ट वीडियो में ये था कि कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आ गए, एट वंस केम इनटू फोर्स, जो तुरंत आए उस समय, तो वो उनमें एक 60 वाला भी था, आप लोगों को मैंने बताया था। आप लोगों ने नोट नहीं किया तो फिर
पढ़िए, देखिए वो वीडियो नहीं देखा इसने तो ये 60 फिर उसको फिर दोबारा उसी तरह याद रखना पड़ेगा। 60 में मैंने देखिए स्पष्ट बताया, उसी में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उस वीडियो में 60 के बारे में बताया गया। तुरंत प्रभाव में आने वाला आर्टिकल ये है 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद अभी बीच के कुछ भी तुरंत प्रभाव में नहीं आए, 60 आया है। तो ध्यान रखिए जो जो तुरंत प्रभाव में आने वाले आर्टिकल्स हैं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा उस समय भी आपको वो आर्टिकल्स दोबारा रिवाइज करवाता रहूँगा। तो ये 60 वही है जो तुरंत प्रभाव में आया। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, किसके समक्ष लेते हैं? तो भैया इसमें लिखा है क्या, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है ऐसा प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति उसके कृत्य का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का हमारे देश में, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट भी सबसे बड़ा कोर्ट है, बस इस तरह ध्यान रखिए। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस मीन्स CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, और बाई चांस यदि वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध ज्येष्ठतम मीन्स सीनियर मोस्ट जो होंगे न्यायाधीश, उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेंगे। और शपथ का देखिए फॉर्मेट दिया गया है, सब हम शेड्यूल 3 में पढ़ चुके हैं। शपथ मैंने आपको बताया ना, शपथ मीन्स 3 अक्षर शपथ, बस शेड्यूल 3 में जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार शपथ ली जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 61 देखिए वही है जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। देखिए क्या, संविधान के अतिक्रमण करने पर पद से हटाने वाली बात राष्ट्रपति को पढ़ा था हमने, तो वही देखिए 61 यहाँ पे मिलेगा आपको। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। तो इसमें नोट करने वाली चीजें देखिए, संविधान के अतिक्रमण के लिए, बस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। क्या संविधान का अतिक्रमण करेंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये इम्पीचमेंट की कार्रवाई का फर्स्ट आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये हो गया। अब दूसरा क्या है, कोई सदन मीन्स एज सच फिक्स नहीं है कि वो लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा या राज्यसभा में। आपका कोई सदन मीन्स आपका या तो राज्यसभा या लोकसभा, ठीक। उसके बाद ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि नंबर 1, ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। तो ध्यान रखिए 14 दिन की लिखित सूचना, ठीक है, 1/4 सदस्य, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए ये 14 डेज यदि है, ठीक, तो 14 डेज वाली कंडीशन में हमें ऑब्लिक हम भूल जाते हैं ज़्यादातर कि 2/3 है या 1/4 है। तो देखिए आप 14 में एक ऑब्लिक लगा लीजिए तो आपको 1/4 आंसर मिल जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, सही तो जाना है हमारा आंसर, तो उसके लिए छोटा सा ध्यान रखिए। 14 डेज का जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ 14 दिन की लिखित सूचना वाली बात दी गई है, तो फिर वो 1/4 ही होगा, वहाँ पर 1/4 मेजॉरिटी वाली बात ही होगी, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय प्रकट किया है, मतलब ये कि ऐसा संकल्प प्रस्तावित किया जाएगा, इस बात का आशय प्रकट किया। उसके बाद दूसरा देखिए, जब ऐसा आशय हो गया तो फिर ये संकल्प पारित कब होगा, जबकि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। आप सोचिए, आप ये सिंपल नहीं है प्रोसीजर, राष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग लाना, ठीक है। तो 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं कर दिया गया, जब वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा तब, कब, जबकि 2/3 मेजॉरिटी वाली बात यदि हो जाती है
तो 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। तब फिर जब, तीसरा देखिए, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार, अब ये हो गया संकल्प भी पारित हो गया 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। अब दूसरा सदन मीन्स देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल चलूँ इसको बीच में स्टॉप करके कि देखिए उसमें लिखा है कोई सदन, तो हम सोच लेते हैं अभी एक बार में कि हमने राज्यसभा में इनको राष्ट्रपति जी को हटाने का महाभियोग की कार्रवाई आरोप लगाया है, ठीक है। अब राज्यसभा में लगा है तो वही 14 दिन के नोटिस वाली बात, तो 1/4 मेजोरिटी के साथ संकल्प पारित करने का आशा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसी सदन मतलब राज्यसभा ही बात चल रही है, राज्यसभा में ही फिर उसका 2/3 बहुमत द्वारा ये संकल्प पारित हो जाए फाइनली कि हाँ अब तो इन पे महाभियोग की कार्रवाई चलाना है। तो फिर क्या लिखा है उसमें देखिए, तब आरोप की किसी सदन इस प्रकार लगाया, तब दूसरा सदन बोला ना इसमें, तो दूसरा सदन कौन सा हुआ फिर देखिए, राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा। तो लोकसभा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अब वो अपन डिफेंस करेंगे भैया मैंने ऐसा नहीं किया, संविधान का अतिक्रमण वॉटेवर, ठीक। अब उसके बाद देखिए, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप, इन्वेस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके द्वारा पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। ये ध्यान रखिए। मतलब देखिए, अब इस पैराग्राफ का समझ में क्या है, मतलब देखिए मैं बताता हूँ आपको। राज्यसभा में हमारा कोई महाभियोग की कार्रवाई के लिए आरोप लगाया गया, ठीक। तो फिर उसके संकल्प को पारित करने का आशय, 14 दिन का नोटिस वाली बात आई और 1/4 मेजोरिटी के साथ उसको पारित कर दिया, किसको, संकल्प का आशय को। फिर उसके बाद उसी सदन द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा वो संकल्प फाइनली पास कर दिया गया। उसके बाद जब हम आते हैं कि कहाँ पर, कि यदि जब फिर ऐसा संकल्प पारित हो गया तो वो दूसरे सदन में आएगा, तो दूसरा सदन उसका फिर इन्वेस्टिगेशन कराएगा। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन के समय ही राष्ट्रपति अपना डिफेंस भी रख सकेंगे, या किसी से उसका प्रतिनिधित्व करा सकेंगे अपना खुद का, कि उन्होंने ऐसे संविधान का अतिक्रमण नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यदि ऐसा पाया जाता है कि हाँ जो इन पर आरोप लगाया गया वो सही है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो फिर दूसरा सदन मीन्स आपका लोकसभा ने तो इन्वेस्टिगेशन कराया। देखिए, अब लोकसभा ने इन्वेस्टिगेशन कराया तो लोकसभा में ही 2/3 बहुमत द्वारा यदि ये फाइनल हो जाता है कि हाँ ये कार्यवाही सही है, तो महाभियोग की कार्यवाही के उपरांत राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए तो फिर उन्हें हटना होगा। 2/3 बहुमत, वो ध्यान रखिए आप। ये हमारा आर्टिकल 61 देखिए, हमने 10 मिनट पढ़ा है लगभग, इसलिए पढ़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में देखिए आपका नंबर ही पूछ लिया जाता है 61, और मेंस में आपकी पूरी कार्रवाई लिखने के लिए आती है। प्री में से कभी कभी अंदर के भी ये 14 दिन, 1/4, 2/3 बहुमत, फिर 2/3, ये ऐसे करके पूछ लिया गया है कभी कभी। बाकी का सबसे ज़्यादा तो इसका नंबर ही पूछा गया है 61। अब उसके बाद देखिए क्या आता है हमारा आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही, अब आप समझिए, मैंने आपसे बोला था उस समय बोला था मैंने कि राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल और वो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि कोई दूसरा नहीं आ जाता। तो मैंने कहा था ना कि ऐसी प्रक्रिया तो पहले ही पूर्ण कर ली जाती है, ठीक है, लेकिन बाई चांस संविधान में लिखा है इसलिए कि यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति नहीं बनी तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है स्पष्ट, पदावधि की समाप्ति से पहले ही, 5 वर्ष का कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही प्रक्रिया अपना ली जाती है, पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में
6 माह बीतने से पहले कर लिया जाएगा। किसी भी कारण से रिक्ति यदि उनकी होती है राष्ट्रपति के पद की, किसी भी रीज़न से, देखिए या तो पद से हटा दिया गया, अस्वस्थ हो गए, ये पद त्याग कर दिया, या उनकी डेथ ही हो गई इवन, तो फिर 6 मंथ एक उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स किया है कि 6 महीने से पहले, ये ध्यान रख लीजिए, प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले, 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही दूसरे का और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। तो ये 6 महीने वाली बात ध्यान रखिए कि बाई चांस किसी कारणवश यदि पद रिक्त हो गया, ठीक है, अब देखिए कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो देखिए उनके साथ इतनी बड़ी टीम रहती है, वो पहले से ही सब चीज़ें फिक्स होती हैं कि हाँ कि आपके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो पहले से ही वो कार्रवाई चुनाव वाली पूर्ण हो जाती है। लेकिन देखिए अब ये तो अस्वस्थ होना, मृत्यु होना, एकदम से महाभियोग की कार्रवाई होना, ये सारी चीज़ें तो सडनली होती है ना, तो यदि ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसमें लिखा है कि 6 मंथ्स के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ऐसे इसमें स्पष्ट प्रोविज़न है। 63 देखिए, वही 52 में 11 मैंने ऐड करवाया था, 63 हुआ। 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमारा 63 में दिया गया है। 64, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का पदेन सभा एक्स ऑफिशियो होता है। देखिए मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो आप चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। जैसे हमने भी भारत का राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति देखिए, अब चूंकि ये तो नाम दोनों बहुत कॉमन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब वर्तमान में कौन है? पहले और वर्तमान, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है बस। अब हम आगे जो पद पढ़ेंगे ना, तो उनमें बस पहले और वर्तमान इनका नाम ध्यान रखें, बीच में जो थे उनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी, तो ये हमारे राष्ट्रपति हो गए दोनों, पहले और अंतिम, पहले और वर्तमान, ठीक। और इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो उपराष्ट्रपति देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। शिक्षक दिवस उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब देखिए और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके वेंकैया नायडू जी हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये उपराष्ट्रपति भी हो गए हमारे, ठीक। अब उसके बाद हम देखिए जो भी पद ऐसे आते जाएंगे, अभी जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, अभी हाई कोर्ट जज, ठीक है, और आपके सुप्रीम कोर्ट जज, और भी पद, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो फिर हम सबके पहले और वर्तमान का नाम हमें ध्यान होना चाहिए। वो थोड़ा सा जीके का पार्ट भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, तो वो आता रहता है, पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए हमारा आंसर हमें सही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो देखिए राज्यसभा का सभापति होता है। 65 देखिए, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन किस सेक्शन में है? तो ये 65 में है, ये चीज़ ध्यान रखिए। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, वही वाली बात हो गई, देखिए हमने पीछे जो पढ़ी, आकस्मिक रिक्ति की मृत्यु हो गई उनकी, अस्वस्थ हो गए या पद त्याग कर दिया, एकदम से मन किया और तुरंत कल ही रिजाइन दे दिया उपराष्ट्रपति को, तो ये आकस्मिक रिक्तियाँ होती हैं। देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अंदर निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये होगा, देखिए जो हम पीछे जाते हैं फिर वही कि जो हमें 6 महीने का टाइम दिया गया है, तो वो 6 महीने तक हमारे देश का राष्ट्रपति का पद खाली थोड़ी रहेगा। उस 6 महीने तक वो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और जैसे ही 6 महीने से पहले नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, तो वो नए अपने पद पर आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे दोबारा ही, मतलब जो उपराष्ट्रपति पहले थे वही रहेंगे। तो ऐसे करके ये 6 महीने वाली जो टाइम पीरियड है, बस वो ध्यान रखिएगा। 65 के बाद आते हैं देखिए 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, ये ध्यान रखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के मतलब वहाँ एक इलेक्टोरल जो है निर्वाचन आपका गण होगा, निर्वाचक गण एक, ठीक है, तो उसके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल, देखिए मतलब आपका, देखिए समझिए, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनसे एक निर्वाचक गण बनेगा, निर्वाचक मंडल बनेगा, ठीक है, और उसमें उनके सदस्य जो है वो सदस्य फिर वोट देंगे, कैसे, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रखा जाएगा, तो वहाँ पे भी गुप्त रखा जाता है मतदान, राष्ट्रपति वाले में एकल संक्रमणीय सेम टू सेम वही है, बस अंतर क्या है, देखिए डिफरेंस, वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर लेकिन क्या है, वहाँ पर विधायकों को भी शामिल कर लिया गया है, इसमें विधायकों वाली कोई बात नहीं है। आप पीछे पीछे टर्न करिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा। यहाँ देखिए, अब कोई व्यक्ति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, 3 में आ जाइए, किसमें, 66(3), कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक है, नंबर दूसरा 35 वर्ष की आयु। तो ये दोनों चीज़ें हमें वहाँ पे भी सेम मिली थी। देखिए आप देखिए कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो आपको बहुत आसानी से दोनों याद हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें एक मैंने उसको अंडरलाइन करवाया था पीछे आपसे कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए राष्ट्रपति। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर राज्यसभा का है, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होता है ना वही पूछा जाता है, वो 35-35 सेम है, दोनों नहीं पूछा जाएगा, ठीक। वहाँ लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य, क्यों, क्योंकि राज्यसभा का ही तो पदेन सभापति होता है। ऐसे ध्यान रख लो मन में आप किसी भी तरीके से कि राज्यसभा का पदेन तो अच्छा हाँ, फिर राज्यसभा का सदस्य, बस ये वाली बात ध्यान रखना कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। उसके बाद देखिए कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो वो तो वहाँ भी है, यहाँ पर भी है। उपराष्ट्रपति की पदावधि जैसी वहाँ है सेम टू सेम यहाँ पर ही है, 5 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, अपना पद त्याग कर सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प, वहाँ पे कोई सदन लिखा है, यहाँ पे कोई सदन है, यहाँ पर राज्यसभा है, ठीक। राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिए, मतलब राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद देखिए, और कोई इसमें 1/4 2/3 नहीं है, कोई आपको डाउट नहीं है इसमें, कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि 1/4 है 2/3, सिर्फ बहुमत वाली बात दी गई है। मतलब 20 है तो 20 में से आधे 10 होते हैं, 11 जिसके फेवर में बोलेंगे तो वही बहुमत है, ठीक है। तो ऐसे ही राज्यसभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, हाउस ऑफ द पीपल उसके साथ एग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। तो 14 डेज की सूचना वहाँ पे भी था और यहाँ पर भी है, तो ये ध्यान रखिए 14 दिन की सूचना वाली बात। उसके बाद देखिए वही उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा, तो ठीक है, ये तो हमें पता है। 68-69 देखिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए सेम टू सेम वैसे ही है जो राष्ट्रपति के साथ है, ठीक। वही के ये पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा और यदि कोई मृत्यु या पदत्याग कर दिया तो फिर वही वाली बात आ जाती है हमारी, कौन सी, आपके अपने यथाशीघ्र किया जाएगा। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें क्या लिखा है, देखिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु आकस्मिक यदि कुछ हो जाता है वहाँ 6 महीने वाली बात है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। एज सच 6 मंथ वाली कंडीशन इसमें
नहीं है, यथाशीघ्र किया जाएगा पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। 6 मंथ वहाँ पर किया था, यहाँ पे यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका 60 और 5 वर्ष तक जो भी आएगा 5 वर्ष तक रहेगा। 69 देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान किसमें 60 में है और उपराष्ट्रपति की 69 में है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा, अब उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा, तो उपराष्ट्रपति शपथ लेगा आपके राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, जिसको भी वो अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति बाई चांस वो नहीं है कभी, तो वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। और वही प्रोसीजर दिया गया, देखिए वही प्रोफॉर्मा दिया गया है, वही आपका शेड्यूल 3 वाला इसमें लिखा हुआ, देखिए शेड्यूल 3 के अंतर्गत पूरी शपथ है। ठीक, 70 देखिए, 70 आज तक ये पूछा नहीं गया, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 देखिए क्या है, 71 जरूर 1-2 बार एग्जाम में आया है, तो हमें पढ़ना है क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मतलब देखिए क्या है, इसके बारे में कि बाई चांस यदि इन दोनों के इलेक्शन में कोई गड़बड़ी या कोई भी डाउट क्रिएट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो फिर उसके लिए देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अब यही प्रश्न आया था, देखिए क्या कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई समस्या पैदा हो गई, शंका पैदा हो गई, डाउट पैदा हो गया, तो उसका विनिश्चय कौन करेगा, तो उसका विनिश्चय कौन करेगा, नंबर 1 उसका विनिश्चय संसद करेगी, नंबर दूसरा कौन, राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, नंबर 3 उच्चतम न्यायालय, नंबर 4 कोई नहीं करेगा। तो हमारा देखिए अब हमें टिक क्या करना है, उच्चतम न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्योंकि दोनों बड़े बड़े पद हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, तो बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट, बड़े लोगों की बातें भैया बड़ा लोग कोर्ट ही सुनेगा। ये इस तरह से दिमाग में कुछ भी बैठा लीजिए आप कि उच्चतम न्यायालय ही द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसका देखिए आज मैं 71 तक इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ आपके लिए। आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, वीडियो को मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक करिए और अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। अब देखिए मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही एक दूसरा वीडियो और लेकर आऊँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपका 72 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 72 से। और चूंकि वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं ब्रेक कर रहा हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल 72 के साथ। थैंक यू।